हेलो फ्रेंड्स। 17 अप्रैल 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ है एईडीओ का, बीपीएससी एईडीओ का, उसको हम उस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था जीएस का, उस पेपर को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, स्टेटमेंट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसको देखा जाए तो हाल ही में उपयोग हेतु यूरिया गोल्ड, अब यूरिया गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पर। तो यूरिया गोल्ड यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित करता है, जिससे बर्बादी कम होती है और पौधे द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। रीजन है, भारत में कई प्रकार की मिट्टी में जैविक कार्बन, प्रमुख पोषक तत्व और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन, आयरन, सल्फर की कमी है। ठीक है, तो यहाँ देखें हम, तो यूरिया गोल्ड वास्तव में हुआ क्या था कि इसको आप ऐसे समझे, जो भारत सरकार की सीसीए मंत्रालय सीसीए, इसने क्या किया था कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स के लिए, जिसमें हम लोग और काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स देखते हैं, उसमें इसको भी, यूरिया गोल्ड को भी शामिल किया गया था। अब इसमें क्या था कि ये सल्फर कोटेड है और इसमें नाइट्रोजन 37% है, सल्फर 17% है। तो इसमें अगर फर्स्ट कथन को देखें तो ये करेक्ट है। ठीक, रीजन की बात अगर करते हैं तो भारत में अगर आप मिट्टी सॉइल अगर पढ़ते हैं पूरे भारत की, तो भारत के मिट्टी में जैविक कार्बन में काफ़ी सारे बोरॉन है, आयरन, सल्फर वगैरह की कमी है, तभी हम लोग ये कर रहे हैं। सिंपली आप ये अगर ऐसे देख सकते हैं कि अगर देखो स्टेटमेंट अभिकथन, अगर एसर्शन अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो यूरिया गोल्ड सल्फर के साथ मिश्रित करता है, यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित करता है, जिससे बर्बादी कम होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखो कि मान लेते हैं कि ये करेक्ट है, तो रीजन पे आते हैं। भारत में कई प्रकार की मिट्टी में जैविक कार्बन, पोषक तत्व और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन, आयरन, सल्फर की कमी है। तो देखो, अब ये सल्फर को हम मिश्रित करेंगे कब, जब सल्फर की कमी होगी मिट्टी में, तभी हम करेंगे। तो यहाँ से भी हम इसको देख सकते थे। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, क्योंकि सल्फर की यहाँ मिट्टी में कमी है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि सल्फर ऐसा कुछ हम फर्टिलाइजर्स यूज करें, खाद यूज करें जिसमें हम सल्फर हो। तो आपको ये ध्यान रखना था कि वो यूरिया गोल्ड था या क्या था। तो ये करेंट अफेयर्स का है। ठीक है, दिसंबर 20 या जनवरी 24 वाले में शायद ये आया था। ठीक है, तो अब आंसर हम लोग देखते हैं कि यूरिया गोल्ड वास्तव में क्या है, तो सल्फर कोडेड यूरिया है। ठीक है, अब इसको हाल ही में लॉन्च किया गया था, और ये करता क्या है कि नाइट्रोजन को धीरे धीरे रिलीज करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बर्बादी कम होता है और पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण क्या होता है, बेहतर होता है। ठीक है, रीजन में भारतीय मिट्टी में सल्फर और अंश पोषक तत्वों की व्यापक कमी है, और कमी को दूर करने के लिए इसको विकसित किया गया है। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यूरिया गोल्ड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये एक नई किस्म का, जो भारतीय खेत में पोषक तत्व को दूर करने के लिए नए किस्म का है, जो बनाया कौन था, आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, इसकी अगर विशेषता संरचना की बात करते हैं तो 37% नाइट्रोजन है, 17% सल्फर है। और ये देखा जाए तो ये तो चलो करेंट का न्यूज है, ये चेंज होता रहता है, मतलब बोरी का केजी। पारंपरिक यूरिया के मुकाबले फायदे, तो देखो, ये धीरे धीरे गति से सल्फर की परत के कारण नाइट्रोजन जो है मिट्टी में धीरे धीरे घुलता है, जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन की बर्बादी रुकती है। सल्फर की कमी को दूर करना, अब देखो भारतीय मिट्टी में सल्फर की कमी है, तो इसको क्या करेगा कि ये इसकी
कमी को दूर करेगा। ठीक है, अब ये जरूरत किसके लिए है, तो तिलहन और दलहन के लिए खास करके बेहद जरूरी है। कम खपत, अधिक फायदे, उच्च क्षमता के कारण। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ICAR रिपोर्ट जो आया था उसमें बोला गया था कि ये यूरिया के खपत को 25% कम कर देता है। तो यही लिखा हुआ है कि 15 किलो यूरिया गोल्ड पारंपरिक यूरिया के 20 किलो के बराबर काम करता है। तो इससे किसानों को कम खरीदना पड़ेगा, तो जो खाद वगैरह खरीदने पे बोझ किसानों को पड़ता है वो कम हो जाएगा। इसमें ह्यूमिक एसिड भी मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें कौन सा एसिड मिलाया जाता है, तो ह्यूमिक एसिड मिलाया जाता है जो खाद के असर को बढ़ाता है और मिट्टी के उपजाऊ शक्ति को क्या करता है, लंबे समय तक बनाए रखता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ ये भी है कि अगर हम रीजन वाले में चलते हैं तो यहाँ है कि आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन, आयरन, सल्फर की कमी है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि इन सब की कमी से पौधों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखो, बोरॉन की कमी अगर होगी तो नई पत्तियां, कलियों का मुड़ना और मुड़ना विकृत होना या जड़ों का विकास रुकना होता है। सल्फर की कमी से क्या होता है कि नई पत्तियां पीली पड़ जाना, क्लोरोसिस, लेकिन नसें इसकी हरी रहती है। ठीक है, मैंगनीज है तो पत्तियों पर नस के बीच भूरे रंग धब्बे, नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। जिंक की कमी से भी ऐसा ही कुछ है। मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है। आयरन से नई पत्तियां पूरी तरह पीली या सफेद पड़ जाती हैं, जबकि नसें हरी, गंभीर क्लोरोसिस होता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक, मोलिब्डेनम है, पोटेशियम है। तो ये आप PDF में देख लेना डिटेल में। इसी तरीके से कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी से, पोटेशियम की कमी से, आयरन की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक, अब देखो हमने अभी देखा था कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स, तो ये है क्या, तो देखो पर्यावरण अनुकूल उर्वरक। तो इसमें हम लोग क्या है देखते हैं कि जीवामृत है, पंचगव्य जिसको बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट है, कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, जैव उर्वरक है, नीम कोटेड यूरिया है। इसको भी ध्यान में रखना है कि ये एग्जाम में पूछ सकता है ऐसा कुछ। तरल जैव उर्वरक है, समुद्री शैवाल उर्वरक। तो समुद्री शैवाल है जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होते हैं समुद्र से, उससे बना होता है, विकास हार्मोन युक्त होता है। अस्थि चूर्ण, रॉक फॉस्फेट, बोर्न का जो ये हड्डियों का चूर्ण होता है वो हो गया, या रॉक फॉस्फेट हो गया। तो फास्फोरस का प्राकृतिक स्रोत और जड़ों को इससे मजबूत बनाता है। अब इसके फायदे क्या हैं, तो फायदे हैं कि मिट्टी की सेहत को, जीवाणुओं और सूक्ष्म जीव को बढ़ाते हैं, कम लागत खेत पर ही बन सकते हैं और सस्ते हैं। जीव जल का संरक्षण होता है, मिट्टी की नमी को बनाए रखता है, और सुरक्षित भोजन, रसायन मुक्त उपज, स्वास्थ्यवर्धक और सरकारी योजनाएं। अब देखो मान लो कि फर्टिलाइजर्स अगर हम कम करते हैं और इन सब चीज़ों का यूज अगर ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा कि मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, और हमें रसायन, अब इसमें है क्या फर्टिलाइजर्स वगैरह में हम क्या कर रहे हैं, तो केमिकल यूज कर रहे हैं अधिक। तो इससे ये कहीं ना कहीं तो व्यक्ति के शरीर पे ही फर्क पड़ता है, इससे शरीर को नुकसान होगा। तो ये सब की कमी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो रसायन मुक्त उपज, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर हम इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। इससे और क्या होगा कि प्रदूषण की कमी होगी, जल प्रदूषण नहीं होगा, भूमि प्रदूषण। मान लो कि बहुत अधिक हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल यूज कर सकते हैं, तो सॉइल क्या हो रहा है, सॉइल ये धीरे धीरे अपनी जो इसकी क्षमता है ये कम होती जा रही है। और अब मान लो कि नाइट्रोजन हम लोग खेत में या ऐसे अगर कृषि में अगर अधिक उपयोग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये नदी के रास्ते, नालों के रास्ते जो है समुद्र में जा रही हैं। तो इससे क्या हो, शैवाल वगैरह या नदी वगैरह, ये तालाब वगैरह आप देख सकते हैं, या चौवर चांचर टाइप में, जहाँ पे शैवाल वगैरह का प्रस्फुटन जो है अधिक होता है। दीर्घकालिक लाभ इससे क्या होगा कि मिट्टी साल दर साल बेहतर होती है। अगर हम केमिकल यूज कम करेंगे, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, तो मिट्टी जो है अपनी स्थिति को सुधारेगा और बेहतर होगा। अब सरकार की इसमें कुछ योजनाएं हैं, तो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना है, PKVY। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। जैविक खेती के लिए 50,000 प्रति हेक्टेयर सहायता जो है
ये प्रदान करता है। पीएम प्रणाम योजना हो गया, तो इसमें क्या करते हैं कि उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए, वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया है। नैनो यूरिया है, तो 90% कम उपयोग करना है तरल नैनो उर्वरक का, जिस ठीक। रासायनिक उर्वरक है, तो देखिए अगर हम रासायनिक बनाम पर्यावरण अनुकूल उर्वरक की बात करते हैं तो रासायनिक उर्वरक क्या नुकसान पहुंचा, रासायनिक उर्वरक और इनमें हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखो रासायनिक उर्वरक क्या करेगा, मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं पे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स जो हैं हमारे, वो क्या है, उर्वरक को बढ़ाते हैं। रासायनिक उर्वरक केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। EFF क्या है, जल और वायु को शुद्ध रखते हैं। महंगे और रासायनिक महंगे और सरकारी सब्सिडी पर निर्भर है। ये है खेत पर बनाए जा सकते हैं, लागत जो है शून्य है। केमिकल जो है लंबे समय तक उत्पादन को घटाते हैं और ये साल दर साल बेहतर बनाते हैं, ठीक है। भारत में 44 लाख प्लस जैविक किसान विश्व में सर्वाधिक संख्या है और सिक्किम जो है 100% जैविक राज्य बना हुआ है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जीवात्मा पंचगव्य में हम लोग क्या करते हैं, तो गाय के गोबर मूत्र दूध दही घी मिलाकर बनाया जाता है, जो लाभकारी जीवों को बढ़ाते हैं जो मिट्टी में है और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है फसल के। गोवर्धन योजना है, तो पशुओं और कृषि अपशिष्टों को जो है व्यवसाय बायोगैस और उर्वरक में परिवर्तित करके बड़े पैमाने पे इसको बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट है, तो केचुओं द्वारा बनाई गई जो है रासायनिक खाद से 5 गुना अधिक पोषक तत्व प्रदान करते हैं और किसान घर पे आसानी से बना सकते हैं। आज देखते होंगे आप बागवानी वगैरह ये इन सब चीजों में बनाया जा रहा है इनको, या शेडेड करके भी। जैव बायो फर्टिलाइजर्स है, तो राइजोबियम में जो एजोटोबैक्टर हो गया और फास्फेट सेलुलाइजिंग बैक्टीरिया, इन जैसे सूक्ष्म जीवों को हवा से नाइट्रोजन लेकर फसल को देते हैं, पूरी तरह प्राकृतिक और सस्ते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स हो गया। नीम लेपित है, तो नीम के तेल से लेपित यूरिया धीरे धीरे नाइट्रोजन को छोड़ता है, जिससे बर्बादी कम होती है और फसल को ज्यादा फायदा मिलता है। तो नीम कोटेड यूरिया हो गया। नैनो यूरिया है, तो ये भी है और ये भारत का क्रांतिकारी खोज रहा है और समांतर 90% से कम मात्रा में उपयोग करना है इस यूरिया का तुलना में इसका है उपयोग, और सीधे पत्ती पर छिड़काव होता है और पूरा पोषण मिलता है। अब घर पे उर्वरक कैसे, तो देखो किचन का कचरा है, किचन से हम जो भी सब्जी के छिलके चाय पत्ती वगैरह जो भी है सूखे पत्ते हैं थोड़ी मिट्टी सबको मिला के हम कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। गोबर हो गया, पानी हो गया, गुड़ बेसन मिला के हम लोग क्या जीवामृत बना सकते हैं। 7 दिन में तैयार होता है, 15 दिन पर छिड़काव करें। भारत में स्थिति अगर हम देखें जैविक किसान की, तो भारत में 44 लाख से अधिक जैविक किसान हैं। संख्या जो है विश्व में सबसे अधिक है। सिक्किम 100% है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान भी जैविक खेती की तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इस पे एक इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये पेपर का डिस्कशन डिटेल्ड होगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जितना हम लोग ये सब पढ़ेंगे ये आगे आपको काम आएगा। नेक्स्ट एग्जाम जो बीपीएससी का जो बिहेवियर है, क्वेश्चन चेंज करने का पैटर्न वगैरह, तो इसमें आप डिटेल अगर एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन का तो उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारतीय कृषि के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट है, कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण सुधार करने के लिए सरकार ने ई-नाम योजना शुरू की, ठीक है। अब है कि यह पहल कृषि उपज बाजार समिति को मुफ्त सॉफ्टवेयर और 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो नहीं। ये जो है 75 लाख जो है एकमुश्त प्रदान किया जाता है। तो सेकंड जो है क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट है हमारा सही है। तो ये ई-नाम योजना शुरू किया गया था। भारत सरकार पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल नेटवर्क, ठीक है, और एपीएमसी मंडी को जोड़ना था इसमें। और क्या था कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए ये किया गया था। अब कारण क्या था कि पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। एपीएमसी मंडी में अच्छा जो पैसे अगर इसमें 75 लाख जो मिल रहे हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें क्या था कि आईटी उपकरण हमें बनाना था, सेटिंग ग्रेडिंग पैकेजिंग जो भी सुविधाएं हैं एपीएमसी मंडी में उसको
करना था। अब ई नाम योजना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि एकल बाजार हो, एक मार्केट हो और ट्रांसपेरेंसी, जो मार्केटिंग हो वो ट्रांसपेरेंट हो, तो पारदर्शी व्यापार और एकल बाजार। तो सबको एकल बाजार करने के लिए क्या करना होगा कि सबको जो है एक नेटवर्क से जोड़ना होगा, और पारदर्शिता के लिए हमें क्या करना होगा, तो बिचौलियों को कम करना होगा और किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलना चाहिए, पारदर्शी दाम। ठीक है, ये था। अब ई नाम की अगर हम विशेषताएं और नियम की बात करते हैं तो मुफ्त सॉफ्टवेयर है जो केंद्र सरकार सभी राज्यों को प्रोवाइड कराती है। मंडी वित्तीय को सहायता, तो मंडियों में कंप्यूटर, इंटरनेट गुणवत्ता, इन सब चीज़ों के लिए 75 लाख का वित्तीय है। एकल लाइसेंस है, तो व्यापारी पूरे राज्य या देश के व्यापार करने के लिए एक लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान, तो किसान अपनी फसल बेचने के लिए सीधे बैंक खाते में ऑनलाइन ई पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। सॉइल टेस्टिंग, तो मंडी के पास फसल की गुणवत्ता जांचने की सुविधा होती है जिससे बेहतर गुणवत्ता वाली फसल अधिक दाम पे मिल सके। अब इससे किसानों को क्या लाभ होगा, तो देखो किसानों को ज़्यादा खरीदार होंगे क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। किसान के पास अब केवल स्थानीय व्यापारी नहीं होंगे, वो देश भर में कहीं से भी खरीदारी कर सकते हैं और किसान भी अपनी सामान को कहीं भी बेच सकते हैं सही कीमत में। तो घर बैठे अपने मोबाइल ऐप जरिए से मंडी का भाव देख सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आती है कृषि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात। तो देखिए मार्केटिंग क्या हुआ, तो किसान का जो उत्पाद है वो क्या उत्पादक तक पहुंच जाए, अंतिम उपभोक्ता तक। तो वह प्रक्रिया है जिसके तहत कृषि उत्पाद खेत मतलब उत्पादक से निकलकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे। इसमें फसलों की कटाई से लेकर ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, बिक्री, सब गतिविधि इसमें शामिल है। अब इसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं इसको मजबूत करने के लिए। तो हम लोग योजना देखते हैं, एकीकृत कृषि विपणन योजना। अब इसमें क्या किया गया था कि ये कृषि का जो मार्केटिंग का ढांचा है इसको बढ़ावा देता है, और जो कृषि विपणन बुनियादी ढांचा है इसकी यूप योजना का काम करता है। ठीक है, एएमआई। उद्देश्य इसका क्या था कि गोदामों का निर्माण करना था, जो पुराने जो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे थे उसको मॉडर्नाइज करना था। सब्सिडी है, तो 25% सब्सिडी जो है वो समान और पहाड़ी क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति वगैरह के लिए, तथा एफपीओ किसान उत्पादक संगठन के लिए 33% वित्तीय सहायता इसको प्रदान करना था। ठीक है। सेकंड अगर हम देखें तो कृषि अवसंरचना कोष, तो इसमें क्या था कि फसल कटाई के बाद जो प्रबंधन हमें करना है उसको बुनियादी ढांचा हो गया। तो प्रबंधन कहाँ हम करेंगे, कोल्ड स्टोरेज में करेंगे, पैकेजिंग इकाई, पैकेज इकाई, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे करेंगे। तो इसके लिए 1 लाख करोड़ का दीर्घकालिक ऋण कोष का प्रावधान है इसमें। और पीआई रिपोर्ट जो कहता है कि देश भर में हजारों कोल्ड स्टोरेज जो है और गोदाम को मंजूरी दी जा चुकी है ताकि किसान अपनी उपज को खराब होने से बचा सके और सही समय पर सही दाम में बेच सके। अब हमने यहाँ देखा था एफपीओ, तो एफपीओ देख लेते हैं। एफपीओ का गठन जो है 10,000 नए जो है एफपीओ बनाने के लिए सरकार इस पे काम कर रही है, जिसमें क्या होगा छोटे और सीमांत किसान समूह बनाते हैं और अपना खाद बीज थोक रेट और सस्ते पे मिलते हैं उनको, जिससे उन्हें ये सब मिलता है। ठीक है। उपज को वो क्या कर सकते हैं, सीधे बड़े खरीदार या प्रसंस्करण प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अच्छे दामों में बेच सकते हैं। सेकंड अगर देखें एमएसपी मूल समर्थन, तो अधिकारी जो हमारा आर्थिक बजट है, इकोनॉमिक आधिकारिक बजट जो बजट है, बजट समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे है, 22 अनिवार्य फसल के लिए सरकार एमएसपी किया था, जिसमें उसे 1.5 गुना जो लागत है उसका 1.5 गुना उसको निर्धारित करना था, उसका एमएसपी। प्रधानमंत्री आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में जो फसल के दाम गिरते हैं तो सरकार क्या करे, हस्तक्षेप करके सीधे किसानों को किसान से सीधे खरीदे ताकि उनको क्या हो, नुकसान ना हो। ठीक। कृषि विपणन पोर्टल है एक मार्कनेट, तो देश भर के मंडी का दैनिक भाव और जो आ रहे हैं राइवल्स हैं वो उस पर नजर रखता है। यह आधिकारिक पोर्टल का कार्य करता है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं कृषि उपज उनके वर्तमान मूल्य लाइव। अब इस पे जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे एक क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करना है और कमेंट कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वैश्विक निर्माण में भारत की हिस्सेदारी क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में जो वैश्विक विनिर्माण ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग था, भारत में हिस्सेदारी 2.8% था। ठीक है, इसी तरीके से अगर चाइना की बात करें तो चाइना का जो विनिर्माण है वो 28 यानी 10 टाइम्स हमसे ज़्यादा है। ठीक है, अब सरकार इस विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ न कुछ करेगी, तो PLI स्कीम लाएगी, मेक इन इंडिया लाएगी और ये करेगी। यहाँ एक चीज़ देखना है कि अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो किस सेक्टर में कितना रोजगार है ये देख लेते हैं। तो सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें, सर्विस सेक्टर हमारा है कितना, तो पहले 54% है। इंडस्ट्री हमारा कितना है, 30 है। एग्रीकल्चर कितना है, 16 है GDP का। तो इसमें रोजगार कितना है, तो देखो इस वाले में 30% है, इसमें 25% और इसमें 45। तो अधिक व्यक्ति जो हैं वो एग्रीकल्चर में ही अभी भी हैं, तो रोजगार अभी भी एग्रीकल्चर में ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में कपड़ा उद्योग के विषय में। तो फर्स्ट है, कपड़ा उद्योग एक रोजगार सृजन करता है जो भारत में जीवीए विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी 11% है। और भारत कपड़ा और परिधान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 10% है। थर्ड है तकनीकी वस्त्र, तो तकनीकी वस्त्र भी हम लोग अभी देखेंगे। उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और विश्व स्तर पर 5वें स्थान, इसका चर्चा इकोनॉमिक सर्वे में हुआ था। ठीक, तो फर्स्ट यहाँ है कि कपड़ा उद्योग जो है इसका 11% है जीवीए का, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, तो भारत जो है दुनिया में शीर्ष जो है निर्यातक है, चौथा नहीं है, शीर्ष है, ये शीर्ष निर्यातक है। ठीक, शीर्ष निर्यातक है। हिस्सेदारी इसकी 4 से 5% है। तो हिस्सेदारी भी क्या है, यहाँ 10% दे रखा है, तो ये गलत है, 4 से 5%। थर्ड स्टेटमेंट है कि भारत तकनीकी वस्त्र टेक्निकल टेक्सटाइल बाजार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार है और ये तेजी से विकसित हो रहा है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा सेक्टर कहाँ है, तो ये मैप आप देख लेना। आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं कि अगर वस्त्र उद्योग की हम लोग बात करते हैं, ये वस्त्र उद्योग का ही इसमें दे रखा है कि कौन सा उद्योग कहाँ पे है। तो देखो, सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, तो मुंबई भारत का मैनचेस्टर है, अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, और ये सारे शहर हैं जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है। रेशमी वस्त्र की बात करते हैं तो बनारस में हो गया बनारसी साड़ी, मैसूर, श्रीनगर, मुर्शिदाबाद, कांचीपुरम, कांजीवरम साड़ी। ठीक, ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो लुधियाना जो है भारत का वुलन सिटी है, अमृतसर, धारीवाल, श्रीनगर, कानपुर, मुंबई, ये सब वुलन वस्त्र के लिए जाने जाते हैं। जूट के लिए बात करते हैं कलकत्ता, बांग्लादेश भी उधर देखें अगर बांग्लादेश में तो टीटागढ़, रिसरा, श्यामनगर, पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जूट मिले हैं। ठीक है, सिंथेटिक मानव निर्मित अगर बात करें तो सूरत है, मुंबई है, अहमदाबाद है। राज्यवार महत्वपूर्ण केंद्र की बात करते हैं तो देखिए, महाराष्ट्र में है तो मुंबई हो गया, महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, पुणे, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुपुर, पंजाब में लुधियाना, अमृतसर, उत्तर प्रदेश में कानपुर, बनारसी, आगरा, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, हावड़ा, कर्नाटक में मैसूर, बेंगलोर। अगर हम देखें तो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक है। तिरुपुर होजियरी नेटवियर का सबसे बड़ा केंद्र है, और सूरत जो है हीरा और कपड़ा दोनों के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सूरत जो है हीरा और कपड़ा दोनों के लिए प्रसिद्ध है। एक चीज अब ये भी देखना है कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग इम्प्लॉयमेंट रोजगार की बात कर रहे थे, तो कृषि के बाद अधिक रोजगार अगर कोई देता है तो वस्त्र उद्योग है, जो कृषि के बाद रोजगार देता है। नेक्स्ट हमारा था कि यहाँ हम देख रहे थे टेक्निकल वस्त्र, तकनीकी वस्त्र उद्योग।
तो देखो तकनीकी वस्त्र है क्या, तो ये वैसे कपड़े हैं जो हम काम करने के लिए बनाए जाते हैं। काम करने के लिए हम, जैसे एयर बैग है, सर्जिकल धागे हैं, सड़क निर्माण वगैरह में, जियो टेक्सटाइल है, बुलेट प्रूफिंग जैकेट वगैरह है, कृषि जाल हो गया, मेडिकल पट्टियां हैं, तो इन सब में यूज करते हैं। अब इसका अगर हम देखें तो बाजार का आकार, अब देखो 5वें स्थान पे ये बोल रहा है कि 5वें स्थान, तो बाजार का आकार इसका क्या है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा वस्त्र बाजार है 24-25 में। तो 24 में अगर देखें तो 29 अरब डॉलर का काम किया ये बिजनेस, 35 तक 123 एंड 47 तक इतने 309 अरब डॉलर का अनुमान है। तो इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 9.8% है अभी भी वैश्विक बाजार में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भारत का हिस्सेदारी अगर इसमें है कितना, 5वें स्थान पे है, लेकिन हिस्सेदारी की अगर बात करेंगे तो 9.8% है। ठीक, अब इसमें क्या है, मुख्य श्रेणियां हैं, तो 12 श्रेणी में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब ये कहाँ गया, एक सेकंड, पैकेट हो गया, पैकेजिंग सबसे बड़ा है जिसका हिस्सेदारी 44% है। होमटेक है, क्लोटेक है, मेडिटेक है, मोबिलटेक है, मोबिलटेक ऑटोमोबाइल ये हो गया आपका, मेडिटेक मेडिसिन के लिए, होमटेक हुआ घरेलू वगैरह के लिए, क्लोटेक हो गया आपका वस्त्र वगैरह के लिए। ठीक, सरकारी योजनाएं जो है इसके लिए है NTTM है, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। इसमें सरकार 1480 करोड़ बजट का अनुसंधान R&D पे और बाजार विकास और शिक्षा पे काम करने के लिए खर्च कर रहा है। अनुसंधान, बाजार विकास और शिक्षा पर कम। अब 168 R&D परियोजनाएं जो मंजूर हैं वो 26 तक विस्तारित होना है उनको। PLI है तो 10,683 करोड़ बजट में, और जिसमें 74 कंपनी को प्रोत्साहन मिलेगा। अनुमानित निवेश जो है 28,000 समथिंग करोड़ का है, और इसमें नौकरियां कितनी मिलेंगी, तो 2.59 लाख करोड़, 2.59 लाख नौकरी का लक्ष्य है। PM मित्रा पार्क है तो 7 वस्त्र पार्क बनाए जाएंगे MP, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना वगैरह, जिसमें जो है 2500 करोड़ के आसपास का काम शुरू होना है। शिक्षा में है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, IIT NIT है, तो उनमें से हम 45 संस्थाओं को देखेंगे और जहाँ पे इसके से रिलेटेड नए डिग्री वगैरह कोर्स कराया जाएगा। भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर क्या है, तो देखो भारत में तकनीकी वस्त्र की खपत अभी भी कितना है, 5 से 10%। विकसित देशों में यह जो है 30 से 70% तक, यानी बहुत बड़ी संभावना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं अधिक से अधिक। तो इस क्षेत्र को जितना ज़्यादा डेवलप किया जाए उतना बेहतर। तो निर्यात लक्ष्य हमारा 2 अरब डॉलर से 10 अरब डॉलर की योजना है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा, बुनियादी ढांचे की मांग तेज से बढ़ रही है। जिस तरीके से तो हम कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा MSME पे, तो आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल में जारी नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितना था, तो भारत का इसमें जो रैंक था वो 38 था। ठीक, अच्छा इसमें दूसरा गलत है, तो फर्स्ट 1 और 3 था इसका आंसर। अब ये हो गया 38। तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो विपो द्वारा जारी होता है, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी, 38 थी, और 24 की तुलना में देखा जाए तो एक स्थान इसको सुधार हुआ है, पहले 39 थी 24 में। भारत जो है निम्न मध्यम आय वाले देशों के समूह में और मध्य एवं दक्षिण एशिया में अगर देखें तो पहले स्थान पे है, पहले स्थान पे बना हुआ है। अब इस तरीके से 2025 में जो काफ़ी सारे रैंकिंग वगैरह भारत की आई थी वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो आर्थिक सूचना में अगर हम देखें तो विश्व आर्थिक परिदृश्य, तो यहाँ 4th है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। IMF संस्था जो है इसको जारी करता है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है IMD, तो ये इसमें 39। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक, अब इसमें सुधार हमारा जारी है। नवाचार पे बात करते हैं तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है तो 38वां ICT। अब ये जो है ये 2024 में 24-25 में ये बढ़ता रहा है, घटता रहा है, तो आप ये देख लेना।
कभी थर्ड है, कभी 2 है, इस तरीके से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वां है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में 118 है, 147 देश में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वां है, जलवायु में हमारा है 10वां, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल नेचर कन्वेंशन। अब ये जो भी है आप आगे इसको देखना। 26 की भी कुछ सारी है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम 55, ये 80वां है, 2025 में 85 था, ठीक है। प्रेस इंडेक्स में अगर हम बात करें तो 157 पे हम लोग अभी भी हैं, और 6 स्थान की गिरावट आई है 25 में। करप्शन इंडेक्स में हम लोग बहुत 96 पे चले गए हैं, जब 14 में जबकि कहाँ थे, 85 पे थे। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 110 पे हैं, 14 में कितना पे थे, 87 पे। तो इस तरीके से आप इस इंडेक्स को देख सकते हैं, और कुछ सुधार हुआ है, कुछ गिरावट हुआ है, तो ये आप देखना, ठीक। इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है। 6th क्वेश्चन, विश्व में निम्न में कौन सा सही। 6th क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में कौन सा सही है। तो फर्स्ट अगर देखें तो विकसित भारत 2047 का मुख्य केंद्र आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के माध्यम से भारत ऊर्जा उद्योग रक्षा के लिए आवश्यक खनिजों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1200 स्थलों का अन्वेषण। तो ये रहा न्यूज में, तो ये न्यूज में था, आपने ध्यान दिया हो तो 1200 स्थलों का अन्वेषण कर रहा है, सही है। और ये जो है इसका ये गलत है। इसमें क्या था कि 2047 का मुख्य केंद्र केवल आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा नहीं था। इसका दायरा जो हमारा था, बुनियादी ढांचा था, तकनीकी था, स्वास्थ्य था, शिक्षा था, सुशासन था। तो बुनियादी ढांचा क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें काम करना है, ठीक। तकनीकी में हम लोग अभी थोड़ा पीछे हैं, स्वास्थ्य का हालत आप देख रहे हैं भारत में, शिक्षा स्थिति तो देख ही रही है, यूपी में जो है 5000 स्कूल बंद हो गया, सुशासन कितना है ये सब दिखता है। तो इस पे इसका जो है 2047 का मुख्य केंद्र ये रहा है, इस सब में हमको बेहतर करना है। क्रिटिकल मिशन जो है, इसके तहत लिथियम, कोबाल्ट, निकल वगैरह जो जरूरी खनिजें हैं, इन सब पे हम लोग R&D करेंगे, और सुनिश्चित करना है कि 1200 प्लस स्थल का अन्वेषण कर रही है ये भारत सरकार। तो ये देखना है। आगे अगर इसमें हम देखें तो मान लीजिए कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो है खनिज मिशन जो है, भारत सरकार की एक योजना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका लक्ष्य है स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, उच्च तकनीकी उद्योगों का उपयोग हमें करना है, जिसमें जो महत्वपूर्ण खनिज पे हम लोग इंपोर्ट पे जो निर्भर रहते हैं, उस पे हम निर्भरता को कम करें। अब इसमें हम लोग, अब इसके लिए क्या होगा, तो हमारा जो है खनन मिशन, खनन प्रसंस्करण होगा, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करके, प्रोसेसिंग करके, इन सब चीज़ों से हम आत्मनिर्भर बनना है। अब देखिए मिशन का अगर देखा जाए तो केंद्रीय बजट में इसका चर्चा किया गया था, खान मंत्रालय के अंतर्गत है, नोडल प्राधिकारी है। उद्देश्य इसका है रणनीतिक खनिजों, लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ जो हमारा है रेयर अर्थ एलिमेंट, उसका जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करना है, और आपूर्ति श्रृंखला को हमें क्या करना है, मजबूत बनाना है। अगर विशेषता और दृष्टिकोण की बात करते हैं तो वैल्यू चेन को, जो संपूर्ण मूल श्रृंखला है, उसको क्या करना है, रिकवर करना है। तो वैल्यू चेन इसमें खनिजों की खोज, खनन और प्रसंस्करण आदि उत्पाद के अनुपयोग होने पर फिर से प्राप्त और रिकवरी हम शामिल कर सकते हैं। पेटेंट, अनुसंधान एवं पेटेंट, तो 2030 तक 1000 पेटेंट हासिल करने का हम लक्ष्य रखे हैं। 7 उत्कृष्ट हम केंद्र बनाए गए हैं, उत्कृष्ट केंद्र बनाए गए हैं। अन्वेषण हमें क्या, तो अन्वेषण जो है करेगा भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण 2030-31 तक 1200 से अधिक करने का सौंपा गया है इसको। तो यही था, आपको ध्यान देना था। अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, तो भारतीय कंपनियों को विदेशों में जो संसाधन संपन्न देश के साथ व्यापार संबंध बनाए हैं और बनाने और परिसंपत्तियां हासिल करने के लिए इसको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। अब देखिए क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो हैं क्या। अब यहाँ क्रिटिकल मिनरल्स का चर्चा हुआ है तो इसको देख लेते हैं।
तो ये जो है वे अधातु या धातु खनिज है जिसमें देश के आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब सप्लाई चेन में रुकावट आने से अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ सकता है और रक्षा क्षेत्र अर्थव्यवस्था ठप भी पड़ सकती है। ठीक। अब किसी भी खनिज को क्रिटिकल कब घोषित किया जाता है, तो उच्च आर्थिक महत्व उसका होना चाहिए, उच्च आपूर्ति जोखिम हो तो ये महत्वपूर्ण खनिज हो जाएंगे। तो उच्च आर्थिक महत्व, उसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस जो है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई जो है रिस्क ज़्यादा हो। अब भारत के 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूचीबद्ध भारत सरकार ने जरूरतों के अनुसार 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है। प्रमुख खनिज है लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, तांबा, टाइटेनियम। दुर्लभ तत्व अन्य है तो दुर्लभ तत्व प्लेटिनम समूह के तत्व हो जाएंगे, गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इंडियम, टैंटलम वगैरह ये सब है, तो इसको आप देख सकते हैं। अब इसमें एक फैक्ट की बात करें तो जो MMDR एक्ट में हम संशोधन के तहत 30 में से 24 को रणनीतिक खनिजों में नीलामी करने के लिए केंद्र सरकार के पास है, करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है, विशेष अधिकार। तो ये हमें देखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो ये खनिज हैं इनका हम उपयोग और महत्व क्या है, तो देखो ग्रीन एनर्जी में अगर हम देखें तो लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, न्यूडीमियम, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, इनका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में करते हैं, बैटरी में, पवन टरबाइन में, हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर है तो सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, तो माइक्रोचिप, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर, LED स्क्रीन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। रक्षा एवं एरोस्पेस की बात अगर करें हम तो टाइटेनियम, टंगस्टन, बेरिलियम और रेयर अर्थ एलिमेंट तो लड़ाकू विमान, उपग्रह, मिसाइल गाइडेड सिस्टम और रडार वगैरह में उपयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र में तो फास्फोरस, पोटास उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक तैयार करने के लिए सुनिश्चित करते हैं। भारत के साथ चुनौतियां क्या है, इसमें चुनौतियां की बात करते हैं तो हम लोग क्या है कि आयात पे निर्भरता हमारी है। जैसे लिथियम, कोबाल्ट में तो हम 100% आयात पे निर्भर है। चीन का एक अधिकार है, चीन क्या करता है कि प्रोसेसिंग भी करता है, रिफाइनिंग भी करता है। 60% से अधिक पे चीन का नियंत्रण है। भारत भी हम ग्रेफाइट, सिलिकॉन और लिथियम के लिए चीन पे काफ़ी निर्भर है। अब घरेलू प्रसंस्करण तकनीकी का अभाव है हमारे यहाँ, मतलब कच्चे अयस्क की खोज तो हो रही है, जैसे जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार है, लेकिन व्यावसायिक रूप से शुद्ध करने की उन्नत तकनीक और बुनियादी ढांचे की हमारे पास कमी है। भारत सरकार के रणनीतिक प्रयास है काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से लिथियम, कोबाल्ट जैसे खनिज संपत्तियों खरीदने और भारत में आपूर्ति सुनिश्चित करने पर काम कर रहा है। इसके लिए है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। तो भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले इस वैश्विक गठबंधन में शामिल है। इसका उद्देश्य है कि चीन पर जो निर्भरता कम करके एक सुरक्षित क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन बनाया जा सके। अपरंपरागत स्रोतों से रिकवरी, तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत जो खदानों के कचरे हैं, फ्लाई ऐसे औद्योगिक मलबे से जो क्रिटिकल मिनरल्स निकालने की पायलट योजना है वो शुरू की जा चुकी है। अब देखा जाए तो महत्वपूर्ण खनिजों की भू राजनीतिक और खनिज सुरक्षा साझेदारी, कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इंपोर्ट पे आश्रित है और डिपेंडेंट है हम मिनरल्स के लिए किसी देश वगैरह पे, तो इसमें क्या होगा कि भू राजनीतिक भी आ जाएगा, वैश्विक व्यवस्था पे अब कूटनीति की बात होगी, इसमें खनिज कूटनीति हम बोल सकते हैं, मिनरल डिप्लोमेसी, तेल कूटनीतिक वैसे ही है। तो जियोपॉलिटिक्स जो है अभी चेंज कहाँ हो रहा है, तेल कूटनीति से खनिज कूटनीति की ओर। चीन जो है रणनीतिक एकाधिकार है, वो क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट में 70% और प्रसंस्करण वगैरह में 90% से अधिक की हिस्सेदारी चीन की है। चीन निर्यात पर अगर प्रतिबंध करता है तो अगर मान लो कि चीन जो है प्रौद्योगिकी, इन सब प्रौद्योगिकी के निर्यात पर प्रतिबंध को
भू राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। आपूर्ति श्रृंखला का केंद्रीकरण हो जाएगा। उदाहरण के लिए वैश्विक स्तर पर लिथियम का बड़ा भंडार चिली और अर्जेंटीना में है, लेकिन उसके पास प्रसंस्करण, उसका वहाँ जो प्रोसेसिंग हो रहा है और रिफाइनिंग हो रहा है, 60 से 70% नियंत्रण चीन के पास है। और कोबाल्ट का जो बड़ा हिस्सा है कांगो डीआरसी से आता है। तो ये सब आप मैप में देख सकते हैं। डी रिस्किंग है, फ्रेंड शोरिंग है। तो पश्चिमी देश भारत अब ऐसी आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है जो चीन मुक्त हो, चीन फ्री पे, जैसे हम जो हमारा विश्वसनीय लोकतांत्रिक मित्र राष्ट्र वहीं तक हम सीमित हैं। अब खनिज सुरक्षा साझेदारी जो था अभी हमने देखा था एमएसपी, वो है क्या? तो इसमें हमें क्या करना है कि अब इसकी उत्पत्ति व नेतृत्व, तो इसकी उत्पत्ति जो है जून 22 में हुआ था यूएसए और उसके सहयोगी देशों द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें हम जिसे बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल अलायंस भी इसे कहा जाता है। भारत भी इसमें शामिल है, ठीक, 14 देश। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण खनिजों सुरक्षित और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना है। इसमें खनन करेंगे, प्रसंस्करण, रिसाइकलिंग करेंगे और निजी निवेश को बढ़ावा देना है। पर्यावरण, सामाजिक और शासन, इन सब का मानक का पालन करना है। नवीनतम प्रगति की बात अगर कर ले तो ये फाइनेंस नेटवर्क लॉन्च किया गया। उद्देश्य है निजी पूर्ति को आकर्षित करना और खनिज परियोजना के साथ विकास को मजबूत बनना। भारत का रणनीतिक लाभ क्या होगा? तो तकनीकी कूटनीति में भारत के पास जो कच्चे भंडार हैं, हो सकते हैं, लेकिन तकनीकी का अभाव है, तो इसमें हमें मदद मिलेगी। जैसे जापान, अमेरिका वगैरह से हम तकनीकी प्राप्त कर सकते हैं। आयात विविधीकरण, तो भारत के पास जो अपनी लिथियम ग्रेफाइट जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर है, इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन सब क्षेत्रों पर पहुंच प्रदान कर सकते हैं। तो भारत का 2030 तक का है 50% गैर जीवाश्म बिजली क्षमता और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें ये आवश्यक होगा। चलिए विद्यमान चुनौतियों की बात करें तो यहाँ हमें जो रिफाइनिंग प्लांट है, तो न्यू रिफाइनिंग प्लांट बनाने के लिए हमें क्या पूंजी की आवश्यकता होगी और समय भी, ठीक। तो ये देखना है इसमें। अगर आगे की हम बात करें तो जो हमारा काबिल है वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता आदि तेज कर रहा है। घरेलू हमारा सुधार हो रहा है। निजी क्षेत्र में हम भागीदारी बढ़ाने के लिए खनिज ब्लॉकों, समयबद्ध नीलामी और नीतिगत स्थिरता लानी होगी। हमें चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी की ओर जाना होगा। जैसे ई वेस्ट और बैटरी वगैरह का हमें रिसाइकलिंग करके और घरेलू जो बुनियादी ढांचे है उसका विकास करना होगा, ताकि इस पे प्राथमिक खनन पर निर्भरता कम हो सके। नेशनल मिशन अर्थव्यवस्था, इस पे एक क्वेश्चन है, आप इस पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन के सिमिलर। विश्व का प्रथम, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का राज्य निम्न में से कौन सा है? तो ये आपने पढ़ा होगा कि सिक्किम को जो है 100% जैविक कृषि वाला राज्य घोषित किया गया है 2016 में। नीति की शुरुआत, तो ये आप पढ़ना इसको। वैश्विक सम्मान, तो इसे टिकाऊ पर्यावरण, यूएन के खाद्य जो एफएओ है उसके द्वारा जो है फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग भारत में, तो भारत में ये जो क्षेत्र है जैविक खेती का, ये बहुत तेजी से प्रसारित होता जा रहा है। अब जैविक खेती में है क्या? तो हम क्या करते हैं, जैव खाद से, हरी खाद से, जैव कीटनाशक, बायोपेस्टिसाइड और जैव संरक्षण, वाटर कन्वेंशन, ये तकनीकें हैं। फायदे इसके क्या है? तो पर्यावरण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, अधिक आमदनी होगा, स्वास्थ्यवर्धक भोजन होगा। अब ये सब योजनाएं हैं जो अभी हम लोग पहले देख चुके हैं। इसमें हम राज्य सहायता, स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है। अब जो लीडिंग स्टेट है सिक्किम है, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह ये सब है, तो ये हमने देखा था, ठीक है। जैविक खेती की बात हम कर लें तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, इससे जैव खाद, हरी खाद, जैव कीटनाशक। फायदे हमारा क्या है? सरकारी योजनाएं में है 50,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता इसमें प्रदान किया जा सकता है। प्रमाणीकरण, तो सर्टिफिकेशन आपको ऑर्गेनिक लेवल लगाकर बेच सकते हैं। सिक्किम जो है वो टॉप पे है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर, हिमाचल आदि भी चल रहा है। भारत जो है विश्व में जैविक उत्पादन की संख्या में पहले स्थान पे है। जैव कृषि क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको आपको करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिहार के बजट से 2025-26। तो फर्स्ट है कि राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.8% होने का अनुमान है, जबकि 25 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 4.1% था। ठीक है, तो पहले कथन की अगर हम बात करते हैं तो राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस होता क्या है? जब सरकार की अधिशेष की बात करते हैं तो कोई भी अधिशेष कब होता है कि जब हम कमाई ज़्यादा कर लिए हो, खर्चा कम हो, यानी कमाई हो बचे कुछ, सरकार के नियमित जो कमाई है टैक्स फीस आदि है और उसके नियमित खर्च है उससे अधिक हो जाए। ठीक है माँ, तो कमाई और खर्च, तो कमाई जो है खर्च, ठीक, तो हमारा ये सरप्लस हो गया, सरप्लस। अब बजट के अनुसार अगर हम देखें तो हमारा रहा कितना है, 0.8% रहा है, लगभग 8,831 करोड़, ठीक, का अनुमान लगाया गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो 4.1% राजस्व घाटा दर्ज किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। सेकंड की बात करते हैं तो 25-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% पर लक्षित है और 24-25 में यह जीएसडीपी का 9.2% का अनुमान है। तो देखिए अब राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो सरकार का जो कुल खर्च है और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर जो है वो राजकोषीय घाटा हमारा दिखाता है। यानी सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितना कर्ज लेना पड़ेगा, कितना कर्ज लेना पड़ेगा, ये फिस्कल डेफिसिट है। एफआरबीएम के अनुसार इसको 3% का वैधानिक सीमा अनिवार्य था। ठीक है, 24-25 में बिहार सरकार ने वित्तीय बजट का अगर हम देखें तो इसको नियंत्रित करने के लिए जीएसडीपी का 3%, वास्तविक से 2.99% यानी 32,718 करोड़ लक्षित किया गया था। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो 24-25 का जो संशोधित अनुमान था उसमें पूंजीगत व्यय और आर्थिक चुनौतियों के कारण यह बहुत ऊंचे स्तर पर यानी 9.2% पे पहुंचने का अनुमान था इसका। तो दूसरा तो हमारा सही है, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड पे आते हैं। 23-24 में बिहार के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी चालू कीमतों पर भारत के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी से 1/3 से भी कम है। ठीक, तो देखो जीएसडीपी यानी प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, तो राज्य की जो कुल आय है और उसकी कुल जनसंख्या, तो कुल आय जो इनकम अपॉन पॉपुलेशन, तो हमारा क्या आ जाएगा, पर कैपिटा जीएसडीपी। ठीक है, तो इससे ये जो है, अब देखो इसका फायदा क्या है, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति, तो हमारा क्या है कि जब भी हम जीवन स्तर की बात करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 1/3 से भी कम है। अगर 23-24 की हम बात करें तो चालू कीमत पर भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था, 1.83 लाख से अधिक था। ये भारत की बात हो रही है, भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय। ठीक, जबकि बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना था, आप मतलब आप 60,000 से 66-67,000 के बीच में आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ। तो इसका देखा जाए तो 1,80,000 का 1/3 ही है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये सही है। तो इसमें सभी कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक, यानी डी। तो फर्स्ट भी आपका करेक्ट है, सेकंड भी है एंड थर्ड भी। इस पे एक क्वेश्चन हमारा है कि बिहार बजट 24-25 के अनुसार राज्य सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया, तो ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है जिसमें अधिक आवंटित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन से जिले बिहार सरकार चाय क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है। तो ये किशनगंज है, किशनगंज में ये हो रहा है, ठीक है। जिला के, ये किशनगंज जिला के अराबाड़ी एक जगह है, वहां पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय परिसर में चाय उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर टी को स्थापित करने को मंजूरी दिया गया है। किशनगंज जो है वो मुख्य चाय उत्पादक जिला है, बिहार का एकमात्र जो किशनगंज है, तो इसको भी एक आप ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन है, तो आप इसको देखना कि बिहार के किस जिले में मखाना विकास योजना के तहत मखाना उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, बिहार की संकल्प योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संकल्प योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त घोषित एक केंद्र प्रवर्तीय योजना है। यह बिहार में कृषि की उत्पादकता की वृद्धि के लिए नवोन्मेष कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई। तो देखिए, संकल्प योजना जो है आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता हेतु किया गया है, विश्व बैंक द्वारा जो है ये प्रायोजित है। दूसरा कथन है कि बिहार की कृषि की उत्पादकता में वृद्धि। तो देखिए, फोकस जो है हमारा कृषि क्षेत्र में है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कौशल विकास करके आधुनिक तकनीकें जैसे जैविक खेती, आधुनिक सिंचाई आदि के माध्यम से हम कृषि की उत्पादकता में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी दोनों कथन हमारा सही है। अब इस पे सरकार की योजना पे जो है हर खेत को पानी का लक्ष्य किस वर्ष दिया गया था बिहार के 7 निश्चय योजना में, तो इसको आपको करना है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, जीएसटी सुधारों में 2024-2025 द्वारा जीएसटी के दरों में कमी करके सीधे तौर पर दो चुनौतियों का समाधान किया है, जिसमें शामिल है रोजगार सृजन और, तो रोजगार सृजन और क्या, तो गरीबी निवारण। ये इसमें यही था, गरीबी निवारण, गरीबी उन्मूलन का समाधान करना था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा है कि जीएसटी और अर्थव्यवस्था, तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो 11th क्वेश्चन था, इसमें एक ये भी समझने वाली बात है कि जो 2025 के नए मतलब जीएसटी जो सुधार के तहत आवश्यक वस्तुओं और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर टैक्स की दरों में कम किया गया है। और कम किया गया तो सरकार सीधे तौर पर दो प्रमुख चुनौतियां हैं, इनका समाधान कर रही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो पहला, अच्छा इसका तो फर्स्ट का 9 है, सेकंड का वही 22, तो जो पुष्पक है, तो पुष्पक इसरो का पुनः आरएलवी जो है रियूज लॉन्च व्हीकल 9 मई को चित्रदुर्ग से किया गया था, ठीक है। इसका सफल LEX-02 भी किया गया। अब इसे हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। भारत का शटल स्पेस जैसा यान है जो जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। उद्देश्य इसका क्या है कि लागत को कम करना। अब पुष्पक का महत्व की बात करें तो इसकी सफलता में जो पुनः प्रयोज रॉकेट है इसको विकसित हम कर रहे हैं और उन देशों में हम शामिल हो रहे हैं जो इसका यूज करते हैं, ठीक है। नए तरल रॉकेट इंजन का परीक्षण, तो ये 22 मार्च को किया गया था और इसमें हम तरल ईंधन में क्या करते हैं, केरोसिन और हाइड्रोजन का उपयोग होता है। ठोस ईंधन इंजन और अधिक शक्तिशाली और नियंत्रित होता है और इसका इंजन को चालू और बंद किया जा सकता है। महत्व इसका क्या है, तो भारी प्रक्षेपण यानों का उपयोग होगा, गगनयान मिशन में भी महत्वपूर्ण, अधिक वजन ले जाने में क्षमता बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता आदि को मजबूती होगी। थर्ड है, इसरो ने लॉन्च किया इनसैट 3DS सैटेलाइट।
तो ये 17 फरवरी को लॉन्च किया गया था। तो इसमें अगर हम देखें तो ये मौसम उपग्रह है। सतीश धवन हरिकोटा से GSLV F-14 के जरिए लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य जो है मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी को बेहतर, जो प्रणाली सिस्टम है उसको बेहतर बनाना। डी है SSLV D3 EOS-08 को लॉन्च, तो ये अब लास्ट है, तो ये अगस्त हो जाएगा। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे कि स्मॉल जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान के माध्यम से पृथ्वी के अवलोकन हम उपग्रह को इतना में 16 अगस्त को हम स्थापित किए थे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। 13 संघाई सहयोग संगठन की बैठक, तो ये 31 अगस्त 2025 को हुआ था। और ये कौन सा था बैठक, तो ये 25 था। ठीक, 25 चीन के तियानजिन शहर में आयोजित किया गया था। 31 अगस्त को शुरू हुआ था और 1 सितंबर तक चला था। अध्यक्षता अब जब चीन में हो रहा है तो चीन के द्वारा होगा। चर्चा इस पे क्या हुआ, तो जो बहुपक्षीय कूटनीतिक प्राथमिकता है और सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उस पर चर्चा की गई थी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। 14 भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्र राष्ट्र शुरू की गई। असर्सन है, रीजन है, ट्रेन लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें 354 डब्बे हैं। तो भारतीय रेलवे ने अगस्त 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय DDU रेल मंडल में देश के सबसे लंबी और भारी मालगाड़ी का सफल संचालन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसका नाम था रुद्र राष्ट्र। तो पहला सही है। दूसरा है कि इसकी लंबाई जो है 354 वैगन इसमें डब्बे है, तो इसको सबसे लंबी मालगाड़ी बोला जा रहा है, सबसे लंबी। तो इसका ध्यान आपको रखना है। इसी तरीके से तो इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है तो फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचों पे अगर हम क्वेश्चन एक देखें तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। एंड अब आते हैं 15 पे। तो भारतीय फिल्म उद्योग और उनके आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को आयोजित 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे प्रदान किया गया था। तो इसमें जो है इसका आंसर है मोहनलाल है। तो मलयालम सिनेमा के दिग्गज हैं और 2023 में प्रतिनिधि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया इनको, और ये जिसको हम भारतीय सिनेमा के जगत का सर्वोच्च सम्मान भी हम बोलते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी है कि 70वें राष्ट्रीय सबसे नेता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ये क्वेश्चन आपको ये करना है। 16 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संरक्षण प्रणाली, ठीक है। तो IADC की बात अगर हम करते हैं तो ये एक वैश्विक अंतरिक्ष संस्था है। CSO ये स्पेस है तो स्पेस ऑपरेशन है तो SPO, ठीक है, ये स्पेस का SP है। तो ये 10 देशों के साथ सहयोग और अंतरिक्ष व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए 10 देशों के साथ सहयोग आधारित है ये। फोर्थ अगर हम देखें तो COPU, तो अंतरिक्ष स्थिरता और मलबे के ये, तो ये भी सही है। NMA, तो NMA जो है ये नहीं है, ये स्वदेशी तकनीक। देखिए NMA जो है भारत के अंतरिक्ष स्वदेशी तकनीक का हिस्सा है जो नाविक को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रणाली नहीं है, यह कोई अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रणाली नहीं है, ठीक है। तो ये नाविक सर्टिफिकेशन स्पूकिंग को रोकता है, तो ये गलत हो जाएगा।
सिंपली आप ये देखें ना कि NMA जो है वो है क्या, स्वदेशी तकनीक का हिस्सा है, ठीक है, कोई सर्टिफिकेशन वगैरह ये सब नहीं देता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। इस पे एक क्वेश्चन है तो आप इसको देख सकते हैं। मई 2025 में नेपाल में कौन सा ग्लेशियर मृत घोषित किया गया था, तो याला ग्लेशियर। ये BPSC 71वीं में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि अब हमें डिस्कशन जो है एग्जाम ओरिएंटेड रखना है, और BPSC में जो अपकमिंग एग्जाम वगैरह आए हो रहे हैं उन सब पे होंगे, उस पर ध्यान रखना है। तो ये नेपाल के लांगटांग क्षेत्र से आता है। नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में 12 मई 2025 को आधिकारिक रूप से इसको मृत घोषित कर दिया गया था। तो आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन ये भी है कि कोई ग्लेशियर मृत घोषित हो रहा है तो उससे वहाँ क्या क्या जो विविधताएं हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। इससे एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, किस देश ने पीरीमेडन में स्थित क्षेत्र में स्थित ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की चर्चा में रहा है, तो ये आप देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, तो यहाँ पे DY चंद्रचूड़ जी हैं, सही है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इन्होंने किताब लिखा। अगर हम देखें तो अरुंधति राय का जो इसमें मदर मैरी कम टू मी है, वो अरुंधति रॉय की है ये, ठीक। मदर मैरी कम टू मी ये अरुंधति रॉय की है, ये ध्यान रखना है। डिफरेंट बट नो लेस, तो ये डिफरेंट बट नो लेस, तो ये है अनुपम खेर। द चोला टाइगर्स, तो ये जो है एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, तो S वेंकटेश द्वारा लिखा गया है और इसे अमीश त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो अमीश त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो अगर प्रस्तुत या लिखने का तो वो हम देख सकते थे, तो यहाँ से क्वेश्चन और है, आप ये कर सकते हैं। 19 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो 19 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो थर्ड के निम्नलिखित में से उप मिशन पे हम बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय कौशल मिशन के जो स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं, 3 स्तंभ या उप जो मिशन हम उसको शामिल कर सकते हैं, वो है स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, ठीक है, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। दूसरा है अस्थाई आजीविका को बढ़ावा देना है हमें, तो युवाओं में हम इससे क्या होगा, रोजगार योग बनाकर उसको वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। तीसरा है डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या करेंगे, आधारभूत संरचना पर विकास हम करेंगे और लंबे आधुनिक लैब बनाएंगे और मॉडल कौशल स्किल सेंटर बनाएंगे, ठीक है। तीसरा है नियमित प्रबोधन का मूल्यांकन, तो देखिए ऐसा ये है ही नहीं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन योजना जो प्रशासनिक और परिचालन प्रबंधन का हिस्सा है, ये जो है इसी में प्रशासनिक और परिचालन प्रबंधन का हिस्सा है, ना कि उप मिशन है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी पे क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के प्रमुख घटक कौन कौन है, तो ये बताना है आपको। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 20 क्वेश्चन का हम पार्ट बनाएंगे, इसी पे हम लोग डिस्कशन हमारा रहेगा। तो देखिए जवाहर निम्नलिखित में से विकास कर्मों में अध्ययनों के क्रम में रखना है हमको, तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय जो शहरी मिशन था वो 2005 में शुरू किया गया था, दिसंबर 2005। दीनदयाल DANULM, तो ये 2013 में। जो अमृत है वो जून 2015 में, और रियल एस्टेट रेरा जो है 2016 में, ठीक है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 1 3 4, 2 1, तो बी हो जाएगा आंसर आपका। तो यहीं तक पार्ट 1 को रखते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 पे देखेंगे।